हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है जे के ब्रो के इस चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 6। और आपने अगर पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उसको मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यूजिन चियोल का एक एम्प्लॉय उसको सी रैंक के टेंजिन के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर कि 8 लोग मारे गए हैं और उस टेंजिन से बस जिनवू और वो अमीर ज़्यादा ही बच के बाहर आए थे। यहाँ पर उसका एम्प्लॉय उसे बता रहा होता है कि वो जो अमीर ज़्यादा है उसकी तो हम मान सकते हैं कि वो एक डी रैंक का हंटर भी है और उसके बाद बहुत ज़्यादा महंगे वेपन और शील्ड थे, इस वजह से वो बच के बाहर आ गया। मगर जिनवू का क्या? यहाँ पे यूजिन कहता है कि हमने उसके रैंक को दोबारा ऑब्जर्व करा था और वो अभी भी एक कचड़ा ही है। अभी उसका एम्प्लॉय उसे बताता है कि उस टेंजिन के अंदर हाउंडोन सॉन भी था। यहाँ पे चियोल बोलता है कि हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि अब उसका छोटा भाई बदला लेने जरूर आएगा। छवियों में दूसरी तरफ जिनवू का सीन दिखाया जाता है, जो कि घर में अपनी छोटी बहन के साथ बैठ के बात कर रहा था और बात करते वक्त अल्कोहल पी रहा था। और मगर उसको अल्कोहल पीने की वजह से कुछ हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उसको लास्ट टाइम बॉस को मारने की वजह से ये एबिलिटी मिली थी कि मतलब उसको पॉइजन से कुछ भी नहीं होगा। अब इसी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जिनवू उठ के कमरे से बाहर चले जाता है और रसाका के पूरे वेनम को एक साथ ही पी जाता है। मगर रसाका के वेनम से भी जिनवू को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। तभी जिनवू की बहन वहां पर आती है और बताती है कि उसके फोन पे किसी की कॉल आ रही है। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि जिनवू के फोन पे उस अमीरजादे ने ही कॉल किया था और जिनवू यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये मेरे को क्यों कॉल कर रहा है। और जब जिनवू उस अमीरजादे से मिलने जाता है तो अमीरजादा जिनवू को बताता है कि वो एक अपनी अटैक फोर्स बना रहा है और वो चाहता है कि जिनवू उसकी टीम में शामिल हो जाए। मगर जिनवू उसे यहाँ पर एक ही बार में मना कर देता है और वो अमीरजादा बस जिनवू के सामने रोने लगता है कि मतलब एटलीस्ट यार मेरी बात तो सुन लो एक बार। वो अमीरजादा जिनवू से कहता है कि अगर जिनवू उसके साथ टेंजिन के अंदर जाएगा तो वो जिनवू को बहुत ही ज्यादा पैसे देगा और जिनवू को सच में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। जिनवू यहाँ पर मान जाता है, मगर वो उससे पूछता है कि आखिर वो अपनी एक अटैक फोर्स क्यों बनाना चाहता है। वहाँ पर वो मिर्ज़ादा जिन्वू को बताता है कि उसके डैड एक गिल्ड खोल रहे हैं और वो उसका वाइस प्रेसिडेंट उसके बड़े भाई को बनाएंगे। और उस गिल्ड का प्रेसिडेंट कोई एक ऐसे रैंक का हंटर होगा जिसकी वजह से उसको अपने आप को प्रूफ करना होगा उसके डैड के सामने। इसलिए वो जिन्वू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि जिन्वू उसके साथ सी रैंक के टेंजिन पे रेड के लिए चले। वहाँ पर जिन्वू रेड के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो उस मिर्ज़ादे से ये पूछता है कि आखिर तुम्हारे डैड एक एस रैंक का हंटर लाएंगे कहाँ से। अपने देश में कुल मिला के 9 एस रैंक के हंटर हैं, जिसमें से 8 तो पहले से ही किसी गिल्ड में शामिल हैं और एक रिटायर हो चुका है। और अगर मान भी लो तुम्हारे डैड किसी एस रैंक के हंटर को ले भी आते हैं तो उसके और तुम्हारे भाई के बीच में तो अनबन ही होने वाली है। जहाँ पे वो मिर्ज़ादा जिन्वू को बताता है कि नहीं, उसका भाई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और वो आसानी से किसी भी गिल्ड का लीडर बन सकता है। क्योंकि वो अभी इन चीज़ों में नया है तो उसे कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो चाहता है कि जिन्वू उसके साथ जाए, क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर है और वो अपनी एबिलिटी को भी छुपा रहा है। तो अगर वो एक ई रैंक के हंटर के साथ किसी सी रैंक के टेंजिन में से जिंदा वापस आएगा तो वो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। अगर जिन्वू उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तो तैयार हूँ, मगर मेरे को उसके बदले में क्या मिलेगा। तभी वो अमीरजादा जिन्वू को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पकड़ा देता है, जिसे पढ़कर जिन्वू बस 2 मिनट के लिए तो शौक ही हो जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अमीरजादा जिन्वू को 3 बिलियन की बिल्डिंग देने की बात करता है। जिन्वू कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने के बाद तैयार तो हो जाता है, मगर वहां पर वो अपनी एक शर्त रख देता है। जिन्वू से कहता है कि उन सभी टेंजन के अंदर बस जिन्वू और वो अमीरजादा ही जाएंगे। जिन्वू यहाँ पर उस अमीरजादा को अपनी पूरी बात समझाता है। वो कहता है कि वो पैसे की लालच देकर बाकी के 8 मेंबर को इकट्ठा कर लेंगे, मगर टेंजिन के अंदर रेड के लिए बस वही दोनों जाएंगे। जिसकी वजह से वो ये सारी बातें अपने डैड को भी दिखा सकता है, जिसकी वजह से उसके डैड तैयार हो जाएंगे और शायद वो उसे एक गिल्ड मास्टर बना दें। वो मिर्ज़ादा जिन्वू की ये सारी बातें सुन के इम्प्रेस हो जाता है। हाँ ठीक है, हम कल से ही मिशन पे जाएंगे। यहाँ पे हमें उस अटैक फोर्स के लीडर जिसको जिन्वू ने मार दिया था उसके छोटे भाई को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से से बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका होता है। और वो अपने मैनेजर से बोल रहा होता है कि अगर मैं 2 लोगों को मार दूँ तो उसका क्या अंजाम होगा। तो यहाँ पर उसकी मैनेजर उसे बताती है कि आपके अगेंस्ट केस भी हो सकते हैं, मगर अमेरिका जैसा देश आपको तुरंत छुड़वा लेगा। तो यहाँ पर उसकी मैनेजर उससे पूछती है कि आपका शेड्यूल 2 हफ्ते बाद से खाली है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम उसे खाली ही रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो एस रैंक का हंटर उसे बोलता है यहाँ इसे खाली रहने दो, मुझे कुछ अपने पर्सनल काम निपटाने हैं। देखना चाहता हूँ जिस टेंशन से मेरा बड़ा भाई वापस नहीं आ पाया, आखिर वहां से 2 कमजोर हंटर कैसे बच के वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ हमें जिन्वू दिखाया जाता है जिसने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया होता है और उसको रिवॉर्ड के रूप में एक टेंजन की भी मिलती है। और जब जिन्वू उस की से टेंजन को खोलता है तो एक एस रैंक का टेंजन होता है। जैसे ही जिन्वू टेंजन को खोलता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। ऑब्वियसली वो एक एस रैंक का टेंजन है तो वहाँ के मॉन्स्टर भी ज्यादा ताकतवर होंगे। और वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर था कि जिन्वू के अटैक का उस पर कुछ खास असर हो नहीं रहा था। फिर जिन्वू अपने सारी एबिलिटी को ऑन कर लेता है और उसकी सारी एबिलिटी ऑन करने के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
तभी वो मॉन्स्टर जिन्बू पे अटैक कर देता है और मॉन्स्टर के एक ही अटैक से जिन्बू बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। तभी उसका सिस्टम ऑन हो जाता है और वो कहता है कि वो मतलब होस्ट को मरने नहीं दे सकता वरना सिस्टम भी खतरे में पड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं जिन्बू की सारी एबिलिटी डबल हो चुकी होती है और वो अपनी डबल पावर के साथ जब उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है तो बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। उस मॉन्स्टर को मारते ही जिन्बू के सामने बॉस के रूम का गेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे जिन्बू समझ चुका होता है कि जब मॉन्स्टर इतना पावरफुल है तो ऑब्वियसली बॉस इससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, तो वो अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करता है और उस टेंजन से बाहर आ जाता है और उस टेंजन से उसको ऑलरेडी 3 आइटम्स मिल चुके होते हैं। तब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है एक बी रैंक के हंटर की तरफ, जहाँ पर उसे एक आदमी सुपारी दे रहा होता है कि मतलब वो बाकी के सारे लोगों को मार दे। वो इस काम के लिए बी रैंक के हंटर को बहुत ज़्यादा ही पैसे देता है। तभी हमें मिस्टर सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने कटे हुए हाथ के साथ किसी एक इंसान के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो इंसान मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि क्या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उस पर मिस्टर सॉन्ग बताते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो अब उम्र ही कितनी बची है, मैं जितने जिंदा रहूंगा मैं इस काम को करता रहूंगा। तब मिस्टर सॉन्ग उस आदमी से पूछते हैं कि तुम एक एस रैंक के हंटर हो फिर भी तुम मेरे से ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो, तो उस पर वो आदमी बताता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हाई रैंक के हंटरों से सीखने को नहीं मिलती हैं, जो कि हम ईजिली एक लो रैंक के हंटर से सीख सकते हैं। तभी हमें उस अटैक फोर्स के टीम का सीन दिखाया जाता है जो कि उस गॉड वाले टेंजिन के अंदर से जिंदा बच के वापस आए थे। तो मिस्टर सॉन्ग और जूई मिलके जिन्बू से पूछते हैं कि तुम आखिर इतना बदल कैसे गए, तुम तो लग ही नहीं रहे हो कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो। गॉड वाले टेंजिन में हमने देखा था कि जिन्बू का पैर कट चुका था, तो जूई उससे यहाँ पर यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारे पैर वापस कैसे आ गए। तो इस पे जिन्बू उसे बोलता है कि ये बात तो मुझे भी नहीं पता, जब मैं हॉस्पिटल में उठा था तो मेरे पैर और हाथ बिल्कुल सही थे। यहाँ पर किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि आखिर जिन्हों के साथ हुआ क्या है। तभी वहाँ पर कुछ कैदियों का ग्रुप आ जाता है और उनके साथ एक बी रैंक का हंटर भी आता है जिसको, और ये बी रैंक का हंटर वही है जिसको एक आदमी ने सुपारी दी होती है उन सभी कैदियों को मारने के लिए। अभी वहाँ पर एक अटैक फोर्स की एक मेंबर उस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय से पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है और ये कहाँ जा रहे हैं, तो वो उन्हें बताती है कि ये सारे लोग भी तुम्हारे साथ रेड पे जाएंगे। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि क्या हमें इस क्रिमिनलों के साथ रेड पे जाना पड़ेगा। तभी वो एम्प्लॉय मिस्टर सॉन्ग से कहती है कि आप प्लीज़ बात को थोड़ा समझिए। सभी लोग कैदी बनने से पहले हंटर ही थे और हंटर की कमी होने की वजह से हमें उन लोगों को भी कभी कभी रेड पे भेजना पड़ता है। यहाँ पे जिन्वू को अपने सेंसरों की वजह से कुछ गड़बड़ महसूस होती है तो मिस जूही को अंदर जाने से मना करता है, जिस पे मिस जूही कहती है कि अगर तुम टेंजिन के अंदर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। पीओबी रैंक का हंटर इन अटैक फोर्स के ग्रुप के सामने आता है और कहता है कि यहाँ का कैप्टन कौन बनेगा। तभी उस पर मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि मैं इस टीम को लीड करूंगा, तो जिस पे वो बी रैंक का हंटर भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर मिस्टर सॉन्ग जिन्वू से बोलते हैं कि अगर मैं लीडर बनूं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस पर जिन्वू कहता है नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर मिस्टर सॉन्ग उसे शुक्रिया बोलते हैं कि मेरे पे दोबारा भरोसा करने के लिए। तभी उस पे हमें मिस्टर किम का सीन दिखाया जाता है जो कि मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहे हो, क्या तुम टेंजन के अंदर नहीं चलोगे। तो मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हो कि क्या तुझे मेरे लीडर बनने पे जलन हो रही है। तो उस पर मिस्टर किंग कहता है कि तुम्हें जो बनना है बनो, उससे मेरे को क्या लेना देना। तभी वो सारे लोग टेंजिन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे हमें 3 कैदियों का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ के मॉन्स्टर को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मॉन्स्टर कौन है और इंसान कौन है। इन लोगों को देख के तो इनमें दोनों में कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा। तभी हमें जूही का सीन दिखाया जाता है जो कि जिन्वू से बोल रही होती है कि तुम अब तो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हो गए हो, मैंने तुम्हें अभी तक एक बार भी हील नहीं करा है, क्या तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। तो उस पर जिन्वू कहता है कि नहीं, मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करता हूँ। अभी हमें यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिर जिन्वू के साथ ऐसा क्या हुआ है जो ये पूरा ही बदल चुका है। अभी वो सब लोग सारे मॉन्स्टर को मार के आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने 3 रास्ते आते हैं, तो जिस पे वो बी रैंक का हंटर कहता है कि चलो हम सब अलग हो जाते हैं और मैं इन सभी कैदियों को लेके लेफ्ट में चले जाता हूँ और तुम सब राइट में जाकर टेंजन को क्लियर करो। ये हमें बी रैंक के हंटर का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उन सभी कैदियों से बोलता है कि अगर तुम्हारे सामने कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए और तुम्हें भूख लग रही हो तो तुम सब क्या करोगे, जिस पे वो कैदी बोलते हैं कि हम उन सभी बच्चों को मार के खा जाएंगे। तभी वो बी रैंक का हंटर बोलता है इस हिसाब से तो मुझे भी तुम सभी लोगों को मार देना चाहिए। तो इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई मैं तो यहाँ पे चाहता हूँ कि वो बी रैंक का हंटर इन सभी कैदियों को मार दे, मतलब क्या ही वाहियात वाली बात है यार, ये अपनी भूख मिटाने के लिए बच्चे मार देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सोलो लेवलिंग के नेक्स्ट एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, तुम एटलीस्ट 20 लाइक्स तो कर ही सकते हो ना, तो जल्दी से कर देना।